HIV, no, sorry, influenza virus life cycle, and one more life cycle, tobacco mosaic virus, right? So in today's lecture, we will be covering tailed bacteriophage or T4 phage or T2 phage. It is one and the same, mechanism is same. Okay. So T4 phage infection or life cycle. So reference is Brock. Okay. And we will be also covering today HIV also. Okay. It's life cycle of HIV virus. Okay. So everyone knows T, जो T4 है, T2 है, जो इवन फाजेस होते हैं, फिर ऑड फाजेस भी होते हैं, T2, T4, T8, T6, T8, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. सो टी का फुल फॉर्म क्या है इधर? इट इज़ नथिंग बट टेल्ड. टेल्ड मतलब जिनके पास टेल है. ठीक है. अगर आप बैक्टीरियोफाज देखोगे, T4 फाज, T2 फाज, तो उनके पास ऐसा टेल रहता है. ठीक है. इधर टेल्स रहते हैं. ओके. अगर आप इसको इसमें देखो किधर है, जस्ट अ सेकेंड ना. आपको मैं इधर वायरस का एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है. होपफुली सबको दिख रहा है. ओके. सो इधर देखो, ये हेड है, ये कॉलर है. ठीक है. टेल है, टेल पिन्स है. ओके. एंड प्लेट एंड टेल फाइबर्स है. राइट. तो ये ऐसे दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में. ओके. और ये रेफरेंसेस है इसका. ओके. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर ऑब्जर्व किया गया. ओके. सो हेड अप्रोक्सीमेटली 85 नैनोमीटर का, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 200 तक जाता है शायद लेंथ वाइज. ओके. तो हम लोग आगे देखते. ओके. एंड दिस T2 T4 जो फाजेज है, ये क्या करते? ये आपके बैक्टीरियोफाजेज है, मतलब बैक्टीरिया को अटैक करता है. स्पेशली उसको कोलीफाज भी बोला जाता है, या जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. ओके. सो अभी ये कैसे इन्फेक्ट करता है हम लोग देखते हैं. ठीक है. तो ज़्यादातर वो सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिधर सेल वॉल नहीं बना है अब तक. मतलब जब क्या होता है, बैक्टीरिया डिवाइड होता है, तो सेल वॉल बनने के लिए टाइम लगता है. बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो उसके बाद सेल वॉल जनरेट होता है. तो सेल वॉल जनरेट करने के लिए टाइम लगता है. ओके. एंड जब तक सेल वॉल जनरेट होगा, उससे पहले क्या होगा, ये फाज इन्फेक्ट कर लेगा. एंड ये इसके पास एंजाइम भी है, जिसको लाइसोजाइम भी बोला जाता है. टेल लाइसोजाइम, क्योंकि टेल में इसके एंजाइम रहता है, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन फाड़ के निकल जाता है, अंदर चला जाता है. ठीक है. आगे चलते हैं. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ T4 फाज ये तुम लोगों ने देखा है. T1 फाजेस हम लोगों ने देखे. और ऑब्वियसली जो जो इसमें जेनोमिक मटेरियल है, इट इज़ नथिंग बट डबल स्टैंडर्ड DNA, एंड इट इज़ फोल्डेड, एंड इट इज़ लॉन्ग, फेयरली कॉम्प्लेक्स टेल. ठीक है. ओके. सो आगे चलते हैं. इसमें ऑब्वियसली टेल फाइबर्स है, टेल पिन्स, टेल्स है. ठीक है. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा. ठीक है. ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, मतलब ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है, तो इसको उसको इन्फेक्ट कर रहा है. ओके. दीज टेल फाइबर्स देन रिट्रैक्ट, एंड द कोर ऑफ द टेल मेक कॉन्टैक्ट विद सेल वॉल. तो फर्स्ट जो है टेल फाइबर इंटरेक्ट करता है. ठीक है. एंड टेल पिन्स करते हैं, टेल फाइबर्स करते हैं. फिर क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो वायरस दिख रहा है तुमको, वो सिट होता है. ठीक है. बेसिकली सिटिंग का मैकेनिज्म है. तो अंदर जो रॉड रहता है, वो पूरा का पूरा जो पोर बना देता है पूरा, इसके थ्रू जो जिनोमिक मटेरियल है वो पास ऑन हो जाए. तो इसके पास क्या रहता है, ये टेल में लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन रहता है वो फट जाता है. ठीक है. तो उसके वजह से क्या हो जाता है, जो फाज का जो जीनोमिक मटेरियल है वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाता है. ओके. 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 एंड आगे. हम्म. तो ऑब्वियसली ये इसका मैं मैकेनिज्म बताया, जैसे मैंने बताया था कि जब वायरस सेट होता है, तो उसमें जो अंदर
प्रोटीन रहता है, रॉड टाइप प्रोटीन रहता है, वो अंदर चला जाता है। एंड इसमें से फिर लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है जो फाड़ के निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो ऑब्वियसली इधर जो प्रोटीन पार्ट है इट विल बी रिमेन आउटसाइड, आउटसाइड द सेल। ठीक है, बाकी जो जिनोमिक पार्ट है वो अंदर चले जाता है। खाली आई थिंक ये रॉड इधर ही रह जाता है, बट जो बाकी का जो वायरस है वो सेल के बाहर ही रहता है। प्रोटीन पार्ट, मैक्सिमम प्रोटीन पार्ट बाहर रहता है, और जो डीएनए है वो अंदर चला जाता है। ओके, अब इसलिए हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, जब बैक्टीरियोफाज से T4 फाज की बात कर रहे थे। ओके, सो इधर ऑर्गेनिज्म जो है बहुत अपना अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे उसके पास डिफेंस मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोला जाता है। एंड वी हैव रेड अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। एक ऑर्गेनिज्म के पास एक चीज़ और रहती है विच इज़ कॉल्ड एज क्रिस्पर। तो आपने सुना रहेगा क्रिस्पर Cas9 सुना रहेगा, विच इज़ नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन जो इनकमिंग जो डीएनए या जेनोमिक मटेरियल रहता है उसको तोड़ने के लिए काम आता है। देयरफॉर तो जो वायरस रहता है फिर वो इनकेपेबल हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इधर 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 किधर गया भाई? एक मिनट। ओके, सो इधर हम लोग आते हैं T4 फाज के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का विरुलेंट फाज है। विरुलेंट मतलब जो अपने होस्ट को आफ्टर प्रोजेनी प्रोडक्शन ये होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये किल कर देता है, इसलिए इसको विरुलेंट फाज भी बोला जाता है। अच्छा, T4 फाज इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट फाज। टेम्परेट फाज मतलब क्या? इधर आ जाते हैं एक बार व्हाइट बोर्ड में। तो T4 फाज का लाइफ साइकिल क्या होता है? ये वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, ठीक है, एंड इट हैज़ अ चॉइस। क्या चॉइस है उसके पास? कि जो होस्ट के साथ इंटीग्रेट कर ले वायरस, ठीक है, या दूसरा चॉइस क्या है कि होस्ट की वो क्या बोलते हैं, आपके जो होस्ट में इंटीग्रेट नहीं करेगा बट इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन एंजाइम्स, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अपने खुद इसको इसका प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा, और अपने ही प्रोडक्शन प्रोटीन, अपने ही डीएनए का प्रोडक्शन प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेनीज जनरेट होंगे, डीएनए जनरेट होगा, मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल कॉपीज, और डीएनए विल बी जनरेटेड, एंड उसके हेड्स बनेंगे, मतलब जो असेंबली के लिए रहेंगे। ठीक है, तो डीएनए कैसे बनता है, मल्टीपल कॉपीज कैसे जनरेट होते हैं वो भी देखा जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में जो मैकेनिज्म होता है वायरस का डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज़ जैसे नॉर्मल थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, देन इट स्विचेस टू अपना रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में बन जाता है, मतलब रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से रेप्लिकेट करता है। मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर फाज में डिफरेंट रहता है। ठीक है, हो सकता है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ना करे, बट T2 फाज ऑब्वियसली रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ओके, ठीक है। अभी वैसे T1 फाज है, T2, T7, बहुत सारे फाजेस है वैसे, तो आगे चलते हैं। तो बैक्टीरियोफाजेस T2, T4 एंड T6 काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बट T4 को सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया। ओके, द वेरियन और फाज T4 मतलब उसका जो प्रोजेनी फाज बोल रहे हैं, ठीक है, वेरियन, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। ओके, एंड ये काफ़ी मतलब 85 into 110 नैनोमीटर, सॉरी पहले 200 बोला था, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को। 85 to 110 नैनोमीटर का ओवरऑल डायमेंशन है, तो 110 नैनोमीटर इन लेंथ वाइज, मतलब हाइट बेसिकली। ठीक है, तो हेड कैसे है, अटैच टू कॉम्प्लेक्स टेल एंड हेलिकल ट्यूब, ऑब्वियसली आइकोसाहेड्रल है, राइट। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये आइकोसाहेड्रल है। ठीक है, और ये हेलिकल शेप है, तो ये क्या हो गया, बाइनल सिमेट्री होता है, इसके पास एक्स्ट्रा टेल्स है। ठीक है, तो लैम्डा फाज अगर देखोगे तो इसके पास एक ही टेल है, बट इसके
T4 T2 T6 के पास बहुत सारे टेल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। और जो जीनोम जीनोम रहता है फाज का, वो आपका अपना सॉरी आइकोसाहेड्रल में रहता है, ना कि हेलिकल में रहता है। तो हेलिकल इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ पोर। ओके। अभी आगे देखते हैं। तो जीनोम, अभी जीनोम के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वायरस का, वो करीबन करीबन, एक मिनट कौन है भाई, ओके। तो वायरस का जीनोम इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख बेस पेयर। ठीक है। और करीबन करीबन वो 250 डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बना रहा है। ठीक है। तो ये अपना ऑब्वियसली जो भी वायरसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, और जो भी वायरसेस है, उनके पास अपना खुद का ट्रांसलेशन apparatus नहीं रहता है। ऑब्वियसली अगर ट्रांसलेशन apparatus वो होस्ट का यूज़ कर सकते तो वो खुद कैरी करने का ज़रूरत नहीं रहेगा उसको। तो T4 के पास अपना अपना टी आर एन एज भी नहीं रहता, मतलब बेसिकली वो खुद का स्पेशलाइज टी-आर-एन-ए नहीं बनाता। ओके। और उसके पास खुद का T4 जो उसका जीनोम है, इट इज़ अ लीनियर फॉर्म। ठीक है। ये लीनियर फॉर्म में जीनोम रहता है, और वो सर्कुलराइज हो जाता है जैसे वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। बट ये क्या, जो सर्कुलर डीएनए है, इट इज़ मच मोर रेजिस्टेंट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके। ठीक है। आगे। एक मिनट हाँ। तो इनमें अगर तुम इसका फाज देखोगे तो फाज इधर जो फाज है वो, जैसे ये A to Z है। ठीक है। A टू G है, मतलब ये सारे के सारे एंजाइम्स इधर आ जाते हैं A से G तक। ठीक है। तो जब रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता है तो पूरा एक लीनियर डीएनए जनरेट होता है, जिसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए रहता है। तो इसमें जो कटिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस जैसे इधर कट करता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे प्रोजेनीज बनाने हैं, तो आपको रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो डीएनए का कटिंग रहता है, जैसे इधर से टू ए कट हो जाता है, मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं इंस्टेड ऑफ कम न्यूक्लियोटाइड्स डालने की जगह ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। तो जैसे इधर एंडोन्यूक्लियस इधर इधर कट किया, तो ये बी भी आया। ठीक है। और अगर तुम लोग देखोगे तो बी के साथ सी भी आ गया। ठीक है। ये ए तक खत्म हो जाना चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा जीनोम भी अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो वायरस है वो हेड फिलिंग मैकेनिज्म, मतलब जब तक वो हेड फुल पूरी तरीके से भरेगा नहीं, या हेड फुल मैकेनिज्म, तब तक वो डीएनए डालता जाएगा। तो जब पूरा डीएनए अंदर चले जाता है, हेड पूरा पैक हो जाता है, फुल पैक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, जैसे इधर B C C D E F G, और फिर वापस A B C। तो इसमें क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस है, ये बी और सी वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो इधर टर्मिनल रिपीट्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये सर्कुलराइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें जो सीक्वेंस रिपीटेड रहते हैं, अबाउट 3 to 6 किलो बेस, सॉरी, ठीक है, टर्मिनल रिपीट्स रहते हैं, तो जो ये रिपीटेड सीक्वेंसेस रहते हैं। अभी इधर देखोगे तो ये एंडोन्यूक्लियस कट मारता है, फिर इधर जो इधर कट मारा सी के बाद क्या आता है, डी, फिर ये दूसरा सीक्वेंस डी से चालू होता है। ठीक है। और वो खत्म होता है E F दूसरा सीक्वेंस में, फिर वापस थर्ड सीक्वेंस जी से चालू होता है, फिर वापस वो जी में खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, जो हेडफुल मैकेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, ए से जी नहीं हो रहा, बट इट इज बीइंग कट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। जिसके वजह से आपको जो हेडफुल मैकेनिज्म के अंदर पूरा न्यूक्लियोटाइड डालने को मिल रहा है। प्लस ये क्या हो जाता है, सर्कुलराइज हो जाते हैं, तो इनका फिर मतलब नहीं है कि डीएनए का सीक्वेंस कहाँ से चालू होगा और कहाँ एंड होगा, क्योंकि ये बाद में सर्कुलराइज होता है। सर्कुलराइज में होने के बाद जो प्रोटीन्स है वो अपने
न्यूक्लियोटाइड अपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से ही जनरेट होंगे। ओके। तो इधर जो आपके ये टर्मिनल रिपीट्स होते हैं जो रिपीटेड रहते हैं। तो जब डीएनए ऐसे फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक एक पूरा लीनियर डीएनए में मल्टीपल कॉपीज रहते हैं, उनको बोलते हैं कॉनकैटोमर। ठीक है। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉनकैटोमर। ठीक है, इधर दिख रहा है तुमको। तो इसमें सेवरल जीनोम यूनिट्स है एक ही डीएनए में, उनको कॉनकैटोमर्स बोलते हैं। ठीक है। तो डीएनए कभी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट नहीं होता। वो इतना कट का क्यों होता है, वो जब डीएनए जब जितना पूरा का पूरा वायरस में डालना रहता है सेगमेंट, और उसको फिर एक बार हेड फुल हो जाता है तो फिर कट करते हैं। ओके। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा बता दो। यस, ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? किसी को रिपीट चाहिए? ओके। जैसे हेडफुल मैकेनिज्म का एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तुम्हारे पास एक बड़ा रोप है, ठीक है, और तुमको ये बॉक्स में भरना है। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये इधर ये एंड को डाल दोगे ऐसा, और उसको भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे। ठीक है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये पूरा जो बॉक्स है वो भर जाएगा और ये बाहर निकलेगा। ठीक है। और इसके आगे भी बहुत सारे कॉपीज है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मतलब वायरस क्या करता है, फिर इसको कट कर देता है। ठीक है, इधर से। फिर ये क्या हो गया, ये दूसरा डीएनए हो गया, और इसमें बहुत सारे मतलब हेड्स रहते वायरसेस के। ठीक है। तो ये ऐसे कट होके फिर ये इधर बढ़ जाता। ठीक है। और इधर कट हो जाता है, फिर इधर बढ़ता है, फिर इधर ऐसा। तो ये क्या होता है, जो हेड है वो हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में भरा गया है। ठीक है। जैसे सिलेंडर रहता है ना, वैसे उस हिसाब से उससे भी ज़्यादा प्रेशर से भरा गया है। ठीक है, वायरस में डीएनए। सोचो इतना ज़बरदस्त प्रेशर से। अभी आपने अगर सुना रहेगा वो शैम्पेन, अगर सुना रहेगा, शैम्पेन एक टाइप का स्पार्कलिंग वाइन रहता है शायद, एक बार देख लेना। तो ओके, सो इसमें क्या होता है कि हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में भरा जाता है। अभी वही सेम प्रेशर को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वो वायरस का उतने प्रेशर में वायरस का डीएनए रहता है। ठीक है। मतलब हाईली प्रेशराइज रहता है, और वो नेचुरल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमंस ने उधर माइक्रो लेवल पे बनाया। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एज एन नेचुरल फॉर्म में अगर आपको दिखता है तो हाईली प्रेशराइज कंडीशन में उसको भरा जाता है। ठीक है। तो उसको हेडफुल मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। सर्कुलर परमिटेशन मतलब आप जब उसको सर्कुलराइज करोगे तो फिर वो सेम सीक्वेंसेस रहते हैं। एंड टर्मिनल रिडंडेंसी मतलब जैसे इधर देखा गया कि ये स्टार्ट होता है बी और सी से। ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है बी और सी से। ये स्टार्ट हो रहा है डी एन ई से, ख़त्म हो रहा है डी एन ई से। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीटेड सीक्वेंसेस, क्या रिपीटेड। ठीक है। तो इसको टर्मिनल रिडंडेंसी बोला जाता है, मतलब वापस रिपीटेड है। ओके। अभी T4 DNA-Phage इज मॉडिफ उसमें क्या है, जो बेस है उसका साइटोसिन नहीं है, उसमें साइटोसिन को मॉडिफाई किया है। क्या है उसमें, 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन। तो मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है 5 प्राइम पोजिशन में। तो इससे क्या होता है, तुम बोलोगे कि इससे क्या होता है नॉर्मल साइटोसिन और ये मॉडिफाइड साइटोसिन में क्या होता है? ये इसके वजह से वायरस क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के जितने भी मैकेनिज्म्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उसको टॉलरेट कर पाता है या उसको रेजिस्ट कर पाता है। ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेजिस्ट करता है, तो ये ज़बरदस्त। अभी हम लोग देखेंगे T4 फाज इन्फेक्शन में हो रहा क्या है। तो
ऑब्वियसली जो टी फाज है वो टेम्परेट फाज है, ठीक है। तो उसके पास दोनों चॉइस है, लाइसोजनी जाएगा, आइदर लाइसोजनी और आइदर लिटिक साइकिल फॉलो करेंगे, ठीक है। बट जैसे अगर वो लिटिक साइकिल फॉलो करता है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोफाजेस, तो ये क्या करेगा, आई थिंक लिटिक लिटिक फाज, एक मिनट, ओके, लिटिक फाज है, सॉरी, लिटिक फाज है। तो इधर क्या करेगा, इन्फेक्शन इन्फेक्शन जैसे आपने वायरस और डीएनए, वायरस और होस्ट को मिक्स किया, तो आपको 5 मिनट्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो जो पहला जो चीज़ रहेगा उसमें जैसे डीएनए अंदर गया, तो डीएनए में से पहला अर्ली एमआरएनए जनरेट होगा। सो व्हाट इज अर्ली, मिडिल एमआरएनए एंड लेट एमआरएनए। तो अर्ली एमआरएनए से अर्ली प्रोटीन्स जनरेट होंगे, मिडिल आर एमआरएनए से मिडिल प्रोटीन्स जनरेट होंगे, एंड लेट एमआरएनए से लेट प्रोटीन्स जनरेट होंगे। अब आप बोलोगे कि ये अर्ली प्रोटीन्स, मिडिल प्रोटीन्स और लेट प्रोटीन्स का क्या रोल है। तो इधर ध्यान दो, अर्ली एमआरएनए आपके जो फाज का डीएनए है उसको रेप्लिकेट करने के लिए जितने भी प्रोटीन्स चाहिए रहते हैं वो यूटिलाइज करता है। मिडिल प्रोटीन फाज को लेट प्रोटीन्स फाज को एक्टिवेट करने के काम आता है। हम लोग देखते हैं इधर कहीं तो है, इधर एक मिनट, हाँ, ओके। तो इधर अगर आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, हाँ, ओके। तो इधर आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज सून आफ्टर इन्फेक्शन, इसको अर्ली प्रोटीन्स बोला जाता है। अभी ये अर्ली प्रोटीन्स किसके लिए चाहिए, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करने के लिए, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए। ओके, फिर आता है मिडिल प्रोटीन, मेंटेनेंस के लिए रहता है, एंड लेट प्रोटीन। अभी लेट प्रोटीन का क्या रोल है, तो जो प्रोटीन जो इसके जो आइकोसाहेड्रल, हेलिकल एंड टेल्स जो जनरेट होना है, तो वो ऑब्वियसली वो एक टाइप का प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन जो लेट सिंथेसाइज होते हैं वो सब ये आइकोसाहेड्रल और ये टेल और हेलिकल बनाने के काम आता है। तो इनको लेट प्रोटीन में डाला गया है, क्योंकि ये लेट, अगर टाइमलाइन देखोगे तो अर्ली प्रोटीन सबसे पहले बनता है, मिडिल प्रोटीन बीच में बनता है, और लेट प्रोटीन सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। तो ये इसमें सब ज़्यादातर वायरस कैप्सिड आ गए, ठीक है, आपके इधर हेलिकल सिमेट्री आ गया, बाइनल सिमेट्री बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट हो गया, अभी उसका जो बाकी उसको पैकेजिंग करने के लिए आपको मटेरियल बनाना पड़ेगा। ओके, सो जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस चालू किया चॉकलेट केक बनाने का, ठीक है, और आपने चॉकलेट केक आप उसको थैली में नहीं दे सकते ना, उसको आपको बॉक्स चाहिए, राइट। तो वैसे ही तो इसमें क्या बॉक्स आपके कैप्सिड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वायरस ऐसे ही बोलेगा कि न्यूक्लिक एसिड अपने आप दूसरे को इन्फेक्ट कर पाएगा, वायरस को दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाता। उसके लिए कैप्सिड चाहिए रहता है, स्पेसिफिक टेल प्रोटीन चाहिए रहते हैं ताकि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। सो आगे वापस, ओके, ठीक है। तो T4 को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जीनोम में, अर्ली प्रोटीन्स बनाने के लिए, मिडिल प्रोटीन्स बनाने के लिए, लेट प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो अर्ली एंड मिडिल जो प्रोटीन्स है वो प्राइमरीली इंजाइम्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए जनरेट करते हैं। और जो लेट प्रोटीन है वो आपके हेड टेल प्रोटीन्स एंड एंजाइम जो भी रिक्वायर्ड है जो वायरस को निकलने के लिए, क्योंकि एक बार वायरस सेल के अंदर आ गया तो सेल से निकलना भी है। तो ये क्या है, लिटिक फाज है, तो लिटिक फाज क्या करता है, तो सेल को फाड़ के निकलता है, तो उसके लिए भी इंजाइम चाहिए फाड़ने के लिए, ठीक है। तो सेल खुद तो प्रोड्यूस नहीं करने वाला। तो ये वायरस है, ये इसके पास सारे जीनोम डीएनए है, मतलब जीन्स है, जिसके वजह से ये सारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें अगर तुम लोग ये टाइमलाइन देख सकते हो, जैसे इन्फेक्शन 0 मिनट में चालू हुआ, तो 5 मिनट्स में तुमको अर्ली एमआरएनए मिल जाता है, उसके साथ अर्ली प्रोटीन्स भी बन जाता है। 5 to 10 मिनट्स के बीच में मिडिल प्रोटीन एमआरएनए जनरेट होता है, मिडिल प्रोटीन्स जनरेट होता है, और पास का डीएनए रेप्लिकेट होना चालू हो जाता है।
और 12 मिनट से 20 मिनट्स तक लेट mRNA जनरेट होते हैं, उसके साथ लेट प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। उसके बाद जो सेल्फ असेंबली प्रोसेस रहता है, एंड 25 मिनट तक फाज के बहुत सारे प्रोजेनिस बन जाते हैं, और फिर वो मैच्योर होने के बाद फाज क्या होता है, एक लाइसोजाइम यूटिलाइज करके सेल को फाड़ के निकल जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। ओके, सो होपफुली तुम लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो। यस, समझ में आ रहा है। ओके, 4 ही लोग, ओके। ठीक है। ओके, 16 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो हम लोगों ने अर्ली मिडिल mRNA की बात की, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में आता है। लेट mRNA ट्रांसलेशन में आता है, प्रोटीन प्रोडक्शन में काम आता है। ओके, नेक्स्ट है। तो ऑब्वियसली जो टी फाज है उसके पास ये डीएनए फाज है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फाज है। तो ये अपना खुद का आर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो जीन्स है वो कैरी नहीं करता। ठीक है, तो किसका आरएनए पॉलीमरेज यूज करते यूटिलाइज करता है? उसके खुद का होस्ट का यूटिलाइज करता है। ठीक है। ओके, बट ये क्या होता है, जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो वायरस के आरएन डीएनए में जाके नहीं बैठेगा और वो आरएनए जनरेट नहीं करेगा। तो क्या करता है टी फोर फास्ट, वो अपना खुद का कुछ प्रोटीन्स जनरेट करता है। और ये कैसे प्रोटीन्स रहते हैं? ये आरएनए पॉलीमरेज को मॉडिफाई करते हैं, होस्ट के कोलाई के आरएनए पॉलीमरेज को मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं? इसमें जो टी फोर फाज है वो खुद के प्रोटीन्स बनाता है ताकि ये आरएनए पॉलीमरेज को मॉडिफाई कर सके। कैसे मॉडिफाई? तो ये क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज को ऐसा मॉडिफाई करता है कि आरएनए पॉलीमरेज होस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, अब वो फाज के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, होस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, अभी वो फाज के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज करेगा। तो जो अर्ली प्रोमोटर्स रहते हैं, जो अर्ली प्रोटीन्स एमआरएनए जनरेट के काम आते हैं, वो उसको डायरेक्टली होस्ट आरएनए पॉलीमरेज रीड कर लेता है। ठीक है, एंड एडिशनली आरएनए पॉलीमरेज को, जो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज है उसको होस्ट के जो सॉरी सिग्मा फैक्टर्स है वो चाहिए रहता है। ठीक है। ओके, तो जो होस्ट के सिग्मा फैक्टर्स है उसको जो वायरस है उसको बंद कर देता है, और अपने खुद के जो प्रोटीन्स है, ठीक है, अपने खुद के प्रोटीन्स है वो देखो, जो सिग्मा फैक्टर्स है ना होते हैं ना, ओके, जो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं, तो सिग्मा फैक्टर्स क्या करते हैं, ये होस्ट के होस्ट के प्रमोटर्स को रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। ठीक है, बट वायरस है, वायरस चालाक बंदा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, ऐसे ये प्रोटीन्स के फंक्शनिंग को रोकना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये होस्ट के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वायरस के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो वायरस क्या करता है, ऐसे प्रोटीन्स बनाता है ताकि वो इधर बैठ जाए। ठीक है, सिग्मा फैक्टर पे बैठ जाए। इसको एंटी सिग्मा फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सिग्मा फैक्टर को बाइंड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अभी एक बार इसको बाइंड कर दिया तो ये होस्ट के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो होस्ट के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अभी अभी वो वायरस के प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा 70 फैक्टर्स, याद रहेगा तुमको, सिग्मा 70 फैक्टर को ये इंटरफेयर करता है उसके फंक्शनिंग में, और होस्ट से बाइंड नहीं करता, होस्ट के प्रोमोटर्स को बाइंड नहीं करता। ठीक है। ओके, और भी एक जो वायरस है और भी काम करता है, वो क्या करता है, और भी प्रोटीन्स बनाता है
जो होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करे, अल्फा सब यूनिट्स को, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज, होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज मॉडिफाई हो जाएगा। एक तो उसने सिग्मा फैक्टर को बाइंड करके रखा है एंटी सिग्मा फैक्टर से, ठीक है, और अल्फा सब यूनिट को भी बाइंड किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन से क्या हो जाता है, अब जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज है जो होस्ट के लिए काम कर रहा था, अभी वो वायरस के लिए काम करना चालू हो जाएगा। और किसको रिकॉग्नाइज करेगा, वायरस के जो मिडिल प्रोटीन प्रोमोटर्स होते हैं, मतलब इधर अगर आपने देखा रहेगा, ये मिडिल एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मदद करने के लिए, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसके प्रोमोटर्स को रिकॉग्नाइज करेगा और एमआरएनए जनरेट करेगा, जिससे जो T4 फाज है उसके मिडिल एमआरएनए ट्रांसक्राइब्स हो, ठीक है। और इट इज ऑब्वियसली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट के राइबोसोम्स। इसमें लिखा है देखो, वन ऑफ द T4 अर्ली प्रोटीन्स, मॉट ए, मोटा मत बोलना, मॉट ए, ठीक है, ये क्या है, रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस इन T4 मिडिल प्रोमोटर्स एंड गाइड आरएनए पॉलीमरेज टू दिस साइट। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो MOTA जो एक टाइप का जीन है, उसके जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन प्रोडक्ट है, ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को क्या करते, गाइड करते, ताकि वो मिडिल एमआरएनए जनरेट कर सके, ठीक है। ओके। अभी जो लेट प्रोमोटर्स है उसके लिए जो है T4 को अपना खुद के सिग्मा फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज को वापस मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने सिग्मा फैक्टर से, ठीक है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज मॉडिफाई हो जाता है, और जो T4 फाज का जो इधर ये लेट एमआरएनए है उसको ट्रांसक्राइब करता है, जिससे लेट प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। लेट प्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं, फाज हेड हो गया, टेल हो गया, कॉलर हो गया, बेस बेस प्लेट्स हो गए, टेल फाइबर प्रोटीन्स हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा असेंबली होने के बाद आपका जो प्रोजेनी वायरसेस है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। ओके। सो जो T4 फाजेज है वो अपने खुद के 20 प्रोटीन्स बनाते हैं, खुद के न्यू, जब वो अर्ली इन्फेक्शन करने रहता है, मतलब जो अर्ली प्रोटीन्स रहते हैं वो 20 रहते हैं, और उसमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, मतलब उसको साइटोसिन को मॉडिफाई करने के लिए एंड उसका ग्लाइकोसिलेशन करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वायरस के जो डीएनए रहता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बच जाता है। अभी in addition, T4 encodes a number of enzyme that have function similar to host enzyme in DNA replication. तो DNA replication मतलब अभी खुद के DNA उसको replicate करना है तो वैसे ही कुछ function करता है, ठीक है। और ये large amount में बनता है, और जिससे जो T4 जो DNA है वो speed में generate होता है, ओके। तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स जनरेट होते हैं वो होस्ट के विरियंस, मतलब प्रोजेनी बनाने के काम आते हैं, जिसमें हेड हो गया, टेल हो गया, ठीक है। एक बार असेंबल होने के बाद क्या होता है, सॉरी, असेंबली जो होता है, हेड का अलग होता है, टेल का अलग होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है एक दूसरे से, ऐसा नहीं इंटरफियर करेंगे। एंड एक बार पूरा का पूरा हेड एंड टेल बन गया, तो उसमें हेड फिलिंग मैकेनिज्म से हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड डाला जाता है, एंड फिर उसको कट करके उसमें फिर वो वायरस पूरा का पूरा असेंबल हो जाता है। तो डीएनए इज एक्टिवली पम्प्ड इनटू हेड until the internal pressure reaches a liquid level। तो ये क्या होता है, डीएनए को बहुत प्रेशर से इंसर्ट किया जाता है इनटू वायरसेस, ठीक है, जिससे एक पर्टिकुलर प्रेशर रीच हो जाता है। अभी क्यों प्रेशर रीच होता है, क्यों प्रेशर क्यों बनाना है, वायरस को अंदर क्यों डालना है, क्योंकि इधर अगर आप देखोगे किधर आ गया भाई, ओके, तो इधर आप देखोगे तो ये जो डीएनए अगर प्रेशर में नहीं रहेगा तो वो अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार ये अगर इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो ये क्या होता है, फटाक से जो आपका है वो न्यूक्लिक एसिड है वो उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये एक एनालॉजी अगर समझ सकते हो तो सिंपल है, इधर इसका पेट हो गया, हेड हो गया वैसे,
तो जब तक प्रेशर नहीं है तब तक ये डीएनए निकालेगा नहीं, ठीक है। सिमिलर टू योर स्टमक। तो जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक तुम जाओगे नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो। खाली 2 लोग, बाकी लोग सो रहे हैं। वाह वाह। ठीक। ओके, नेक्स्ट है। अ, तो डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स रहते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं। और क्या होता है कि डीएनए को आपको स्पीड में रेप्लिकेट करना है, ठीक है। अभी इधर आ जाते हैं। ओके, सो इसमें क्या इंटरनल प्रेशर की बात हो रही थी, विच इज 10 टाइम्स दैट ऑफ बॉटल्ड शैम्पेन। जो बॉटल का शैम्पेन का बॉटल रहता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर रहता है वायरस के हेड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर। टेल एंड टेल फाइबर्स आर एडेड आफ्टर द हेड हैज़ बीन फिल्ड। ऑब्वियसली एक बार हेड फिल हो गया और आपका हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ गया हेड, आइकोसाइड्रल। ओके, सो उसके बाद फिर टेल जुड़ता। द फाज इनकोड्स एंड T4 लाइसोजाइम। अभी क्या होता है, T4 का लाइसोजाइम यूटिलाइज करता है फाज, ठीक है। और ये लाइसोजाइम खुद ही प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से क्या होता है, अभी क्या है, आपके प्रोजेनीज जनरेट हो गए T4 फाज के, ठीक है। अभी क्या होगा, सेल को फाड़ के निकलना, लिटिक फाज है। ओके, सो ये क्या करेगा, ये लाइसोजाइम यूटिलाइज करेगा, जिसके वजह से जो सेल वॉल है वो फट जाए, ठीक है, बैक्टीरिया का, होस्ट का। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को ये डिसॉल्व करता है या डिग्रेड कर देता है, और फिर वायरस क्या हो जाता है, एक्सिट कर लेता है, एंड जो सेल होता है लाइस हो जाता है। तो ये रेप्लिकेशन साइकिल जो है वो 25 मिनट्स लेता है करीबन करीबन, और उसमें 100 न्यू वीरियंस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और जो होस्ट रहता है वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली ये हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से आपको यही फीचर की वजह से यू कैन गो फॉर वायरल काउंटिंग। वायरस को काउंट किया जा सकता है यूजिंग प्लाक ऐसे मेथड, राइट, है कि नहीं। प्लाक ऐसे मेथड से ये ऐसे प्लाक्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, होपफुली समझा रहेगा सबको। यस और नो। T4 फाज के बारे में आपको पता चला रहेगा पूरा, ठीक है। हम्म। चलो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो वायरस है वो है HIV। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि ये यूनिट 3 में नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूशन यूनिट 4 में लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो यूनिट 3 में आधा पार्ट है एंड यूनिट 4 में आधा पार्ट है, थोड़ा सा मेरे को ऑड है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर यूनिट 3 में एंड लाइफ साइकिल तुम्हारा यूनिट 4 में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अभी आपका HIV है। एंड HIV से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने आई थिंक इसमें डाला है, किसमें डाला है मैंने, गूगल गूगल क्लासरूम में डाला है, ठीक है। अच्छा, आपको ये रेफ़र करना है T4 फाज का, तो आपको इधर ये पेज से रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ T4 फाज। ओके, सो ये 247 से चालू होता है, मतलब ये थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन भी है। तो आपको कुछ कुछ स्किप करना है, कुछ स्किप नहीं करना है, इधर से चालू कर सकते हो 250 से। और ये ब्रॉक बायोलॉजी है, ठीक है। तो ब्रॉक बायोलॉजी है, उसमें पेज नंबर 250 रहेगा, और T4 इन्फेक्शन में रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, ठीक है।
आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ओके। और ईच एंड एवरी जो इधर वर्ड्स है उसके आपको मीनिंग अगर आपको समझ नहीं आता तो यू कैन यूज डिक्शनरी। ठीक है, एनी टाइम यू कैन यूज डिक्शनरी। नाउ आई विल सजेस्ट यू शुड यूज डिक्शनरी। ओके। सो अभी आते हैं नेक्स्ट एच आई वी पे। तो ऑब्वियसली एच आई वी इज अ क्या है एच आई वी के? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या कॉज करता है? एड्स। एड्स क्या आता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम है कोई डिजीज। ओके, डिजीज नहीं बोल सकते, सिंड्रोम है। ठीक है। ओके चलो, बट एच आई वी ने सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो हम बेसिकली किल की है लोगों को, मतलब एज इन इन्फेक्शन फैला है। और किधर से फैला है? ये भी एक टाइप का पैंडेमिक है। ठीक है। एंड ये काफ़ी लोगों को एवरी ईयर मारता है। इट इज़ मच मोर देन आपका क्या बोलते हैं, ये कोविड से ज़्यादा लोगों को एच आई वी ने मारा। ठीक है। और उससे ज़्यादा कैंसर ने मारा। ठीक है। ओके, सो हम लोग इधर आ जाते हैं। ये नोट मैंने आपको गूगल क्लासरूम में कल ही अपलोड कर दिया था, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, एक मिनट है, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एच आई वी। ओके। एंड एच आई वी में आते हैं हम लोग। एंड ऑब्वियसली एच आई वी इज अ टाइप ऑफ ये इट कम्स अंडर एस टी डी। एस टी डी मतलब हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स आता है। ठीक है, और भी आते हैं। तो ये इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। एक मिनट। ओके। ओके चलो आगे। सो हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये सॉरी, मैं एच आई वी की बात कर रहा था। तो ऑब्वियसली एच आई वी इज ये किधर से ओरिजिनेट हुआ? ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ, जिधर कुछ यूएस के रिसर्चर्स थे एंड वो एस आई वी पे काम कर रहे थे, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सीमियन मतलब बेसिकली बंदर पे काम कर रहे थे। ठीक है। और उनमें उन्होंने एस आई वी देखा। तो ऐसा बोलते हैं लोग कि एस आई वी वॉज जो रिसर्चर्स से एस आई वी देख रहे थे कि पोटेंशियल वो ह्यूमन में भी इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं। एंड इट स्प्रेड थ्रू ह्यूमन। तो उनको लगा, बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात कर रहे थे, तो दे थॉट कि दे कैन कंट्रोल इट। तो उन्होंने ऐसा बोलते, हाइपोथेटिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता, फॉल्स भी हो सकता है, बट दे इट इज सेड कि बिकॉज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको गोल्डन चांस मिल गया, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस वायरस एंड दे थॉट दे कैन कंट्रोल इट यूजिंग देयर ड्रग्स। बट वो या वैक्सीन्स, बट वो बहुत ज़बरदस्त बैकफायर हो। ठीक है। सो जो एच आई वी है वो सबसे पहले इसमें अफ्रीका से फैल के वो सारे कंट्रीज में फैल गया। बेसिकली एक टाइप का पैंडमिक सिचुएशन हो गया। ओके। सो स्टिल वर्ल्ड इज रिकवरिंग फ्रॉम एच आई वी। ठीक है, बट एच आई वी में अभी भी कोविड से ज़्यादा डेथ होते हैं। ठीक है। एंड और ये भी है कि इंडिया में सबसे चीपेस्ट ड्रग्स है एच आई वी को करने के लिए, $1, मतलब 70 रुपीज़ में आपके एवरी डे के ड्रग्स आते हैं। और सेम थिंग अगर आप अमेरिका में अगर रह रहे हो तो उसमें आपको $6,000
से $8,000 देने पड़ेंगे पर मंथ फॉर एंटी वायरल ड्रग्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पैसे। ओके। सो तो इससे जितना बचा जाए उतना बेटर है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ प्रोटेक्शन। ठीक है, और देखो कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं और जाके मुंह ना मार रहे हो। मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए। एंड इस ये भी देखा गया है कि जो ये गे मैन रहते हैं उनमें ज़्यादा इन्फेक्शियस रहते हैं। ठीक है, उनमें इन्फेक्शन जल्दी फैलता है, यही बताया। तो चलो आगे देखते हैं। ओके, सो तो ये आता है अंडर, इट इज प्लेस्ड अंडर लेंटी वायरस जीनस। ठीक है, रेट्रोविरिडे फैमिली के अंडर आता है, और रेट्रोविरिडे फैमिली लेंटी वायरस फैमिली जीनस के अंडर आता है। तो रेट्रो वायरसेस मतलब क्या होगा? रेट्रोविरिडे मतलब जो आरएनए से अपना खुद का सीडीएनए जनरेट करते हैं और सीडीएनए इंटीग्रेट होते हैं, इनको रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। HIV and some SIV are only viruses which डज नॉट कॉज कैंसर। बाकी जो रेट्रोवायरसेस के जितने भी वायरसेस है वो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अभी जो लेंटी वायरस है, लेंटी वायरस मतलब क्या हो गया? ये लेंटी मतलब स्लो ग्रोइंग। ठीक है, तो ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं। ये इनको हो सकता है कि ये वायरस को अगर आप आज इन्फेक्ट हो जाओ तो आपको पता 20 ईयर्स बाद पता चल सकता है। ठीक है, 15 to 20 ईयर्स बाद, क्योंकि तब आपको जब हेल्थ बिगड़ना चालू होगा तब आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ था। कब हुआ था इन्फेक्शन आपको पता भी नहीं रहेगा। ठीक। तो इनमें इंक्यूबेशन टाइम इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, और ये मंकीज़ को, चिंपैंजीज को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था SIV का स्टोरी। ओके, शीप को भी इन्फेक्ट करते हैं, विस्ना बोलते हैं उधर, कैटल को भी इन्फेक्ट करते हैं। और बोविन ल्यूकेमिया वायरस, आपको पता चल रहा है, ल्यूकेमिया बोला मतलब ब्लड कैंसर कॉज करता है। ठीक है, कैट्स में भी फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड गोट्स कैप्राइन आर्थराइटिस इंसेफेलाइटिस वायरस। तो ये इंसेफेलाइटिस कॉज करता है बेसिकली, जो ब्रेन इन्फ्लामेशन, इंसेफेलॉन को इन्फ्लेम करता है। ठीक है, ओके। तो HIV को इज अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 नैनोमीटर। ठीक है, उसका बेसिकली पूरा डायमीटर। और आइकोसाहेड्रॉन शेप्ड स्पेयर्स है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। और मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीडिंग ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड GP41। ठीक है, तो ये हेड है और एक स्पाइक है। द मैट्रिक्स टर्म P17 इज लोकेटेड अंडरनीथ द बाइलिपिड लेयर। तो ये बाई जो एक टाइप का ये ऑनवलप्ड वायरस है, और ऑनवलप इसको होस्ट से डिराइव होता है। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। ओके, मैट्रिक्स प्रोटीन, और ये आई थिंक हम लोगों ने कुछ कवर किया था पार्ट, आई थिंक मैट्रिक्स प्रोटीन क्या होता है। फिर कैप्सिड प्रोटीन P24 होता है, मतलब P24 इज अ जीन दैट इनकोड्स कैप्सिड प्रोटीन। और इसमें पॉजिटिवली सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, वायरल जीनोम रहता है, दो रहते हैं, 2 कॉपीज में रहता है। और HIV1, ठीक है, अभी दो टाइप के HIV है, HIV1 है, HIV2 भी है। और वो करीबन 9700 करीबन करीबन बेस न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। ठीक है, बेस पेयर नहीं बोलूँगा, न्यूक्लियोटाइड्स बोलूँगा। ओके, एंड इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जीन है, इंटीग्रेस का जीन है। ठीक है, ये वायरल जीनों को बाउंड फॉर्म में रहता है। अ सेलुलर tRNA टी लाइसिन इज बाउंड टू RNA जीनोम। अभी एक और tRNA भी रहता है इसमें एडेड। और ये tRNA क्या करता है? ये रिवर्स ट्रांसक्राइब करने में मदद करता है। तो आई थिंक हम लोगों ने पहले इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का ईच एंड एवरी स्टेप देखा है। ठीक है, इट इज़ बेट एक्सटेंसिव, वो एक लेक्चर पूरा लेते हैं। ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, राइट? कैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यस और नो? ओके, नेक्स्ट है ओके, प्रोटीएज भी रहता है। ओके, एंड प्रोटी ये सब जो P10 है, P32 है,
ये बेसिकली प्रोटीन के नाम है शायद, ओके, प्रोटीन के नाम है P64, जो ये आई थिंक कौन से स्टेज में डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट कौन सा डिस्कवर हुआ था, 10 कौन सा डिस्कवर हुआ, उस हिसाब से शायद मैं, ओके। अभी हम लोग रेप्लिकेशन देख लेते हैं। तो HIV जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है, एक मिनट, हाँ, नॉन ऑन्कोजेनिक वायरसेस रहते हैं, और वो पहले तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब जो ये cDNA जनरेट करता है, और ये आपके होस्ट के जो सेल है उसको उसमें इंटीग्रेट करता है। अभी इसमें भी पहला जो चीज़ है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो सबसे जो पहला आपका इसको इन्फेक्ट करता है, पहले मैक्रोफाजेस को इन्फेक्ट करता है, और जिनके पास भी और सॉरी, जिनके पास भी CD4 ये रहते हैं, CD4 ये रहते, क्या बोलते हैं, CD4 रहता है, उनको इन्फेक्ट करता है। तो एक तो टी हेल्पर में CD4 रहता है, और मैक्रोफाज में CD4 रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करता है, और फिर जब उसका इन्फेक्शन मतलब जो क्वांटिटी बढ़ जाता है HIV का, तब वो टी हेल्पर फाज को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक का एक पर्टिकुलर रेशियो रहता है 2:1, ठीक है। एक मिनट में इधर आ जाता है, ओके। तो टी हेल्पर जो सॉरी, टी हेल्पर सेल्स रहते हैं, एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, CTLs भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इसका रेशियो रहता है 2:1, ठीक है। बट जब वायरस इन्फेक्ट करता है, HIV वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो ये इसके रेशियो को बिगाड़ देता है, मतलब इसको इतना डाउन कर देता है, ये इसको 0.5 में लेके आता है, ठीक है। तो तभी रेशियो क्या हो जाता है, ये 1:2 हो जाता है, ठीक है ना, 0.5 हो गया ना, 0.5 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, तो 1:2, मतलब बेसिकली ये 75% टी हेल्पर सेल्स को मार ही देता है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त, ओके। तो ये जो हेल्पर सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स है, उसको मार देते हैं। अभी टी हेल्पर सेल्स आपके बी सेल्स को भी कंट्रोल करते हैं, बी सेल को हेल्प कर, बी हेल्पर, बी डिपेंडेंट सेल्स को, ठीक है। बी डिपेंडेंट सेल्स को उसको इनएक्टिवेट, मतलब उसको हेल्प करते हैं बी सेल को, अ, ठीक है। बट ये अगर बी डिपेंडेंट सेल्स ही एक्टिवेट नहीं होंगे, मतलब टी हेल्पर सेल्स का क्वांटिटी रिड्यूस हो जाता है, तो ये बी सेल्स भी इनके फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है। और ये टी हेल्पर सेल TC सेल्स को भी हेल्प करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इनका भी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है करीबन करीबन, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया, आपका बी सेल काम नहीं कर रहा है, आपका टी सेल काम नहीं कर रहे, इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। किधर हम, ओके। सो अभी हम लोग इधर आते हैं। तो किस किस को इन्फेक्ट करते हैं वो, मैक्रोफाजेस पहले मैंने बताया, फिर आपके टी हेल्पर फाजेस को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर नेचुरल किलर सेल्स को भी मारते हैं, टी सेल्स को भी मारते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है, एस्ट्रोसाइट्स है, न्यूरॉन है, उनको भी इन्फेक्ट करते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, मतलब पूरी ये सिस्टमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और होता भी है, ठीक है, सिस्टमिक हो जाता है। तो ड्यूरिंग अर्ली कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, HIV इज मैक्रोफाज ट्रॉपिक, मतलब ये सब पहले स्पेसिफिकली मैक्रोफाज को अटैक करेंगे, ओके। फिर उसके बाद एक बार क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो टी हेल्पर सेल्स को मारना चालू करते हैं, ठीक है।
और ये सेलुलर रिसेप्टर्स इनके पास सीडी जो एंड कोर रिसेप्टर्स रहते हैं, उनके थ्रू एंटर करते हैं। तो इधर क्या जो P21 है एंड कौन सा है, P41 है, 120 एंड P41, या GP120 एंड GP41, उसके थ्रू वो ये क्या बोलते हैं, जो CD सेल्स है उसको, सॉरी CD प्लस सेल्स है उनको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मेजर रिसेप्टर्स होते हैं वो CD रिसेप्टर्स रहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स में हो गया, मैक्रोफाजेस में हो गया। अब जो टी लिम्फोसाइट के को रिसेप्टर है CXCR4 होता है, उसको फ्यूजन भी बोला जाता है। और मैक्रोफाजेस में CCR5 को रिसेप्टर रहता है। तो पहले जब वायरस अटैक करता है तो वो CCR5 को रिसेप्टर और CD4 मेन रिसेप्टर और CCR5 को रिसेप्टर, ये उन दोनों उनको बाइंड करता है। ठीक है, एक बार क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर वो टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। उसमें टी लिम्फोसाइट में CD4 तो मेन रिसेप्टर रहता है, बट वो रिसेप्टर इंस्टेड ऑफ CCR5 CXCR4 रहता है। ठीक है, तो वो उसको इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये जब अगर को रिसेप्टर ही वायरस को रिसेप्टर को बाइंड नहीं कर पाएगा तो आपका वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो जो ज़्यादातर जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट रहता है वो बहुत मल्टीपल स्टेजेस में ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकते हैं। तो वन ऑफ द स्टेज इज को रिसेप्टर बाइंडिंग, तो ये इसका को रिसेप्टर उसको बंद कर देते हैं, या उसके वायरस के जो बाइंडिंग कैपेसिटी रहती है इनको उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो CD4 में कम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, टी सेल्स में ज़्यादा रहता है। Rapid progression of AIDS have been associated with switch in co-receptor preference from CCR5 to CXCR4। तो मैक्रोफाजेस से अब वो टी सेल्स में अटैक करना चालू कर। When HIV virus attached to the cell, GP120 portion of virus interact with CD4 के साथ 120 इंटरेक्ट करता है। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली GP41 उसमें कन्फर्मेशन चेंज आता है, जिसकी वजह से जो वायरस और सेल का फ्यूजन होता है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ये तो है, ओके ओके ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, पता चल जाएगा कितने। ओके, लोग कम हो गए, गुड गुड। ओके, नेक्स्ट थिंग है, तो HIV जो GP41 है उसमें वो हेयर पिन लाइक शेप रहता है, और जिसकी वजह से जो वो दोनों वायरस के वायरस के ऑनवॉलप को आपके जो सेल्स रहते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के करीबन लाता है, उसमें प्रॉक्सिमिटी में लाता है ताकि फ्यूजन इवेंट हो जाए। ठीक है, और होस्ट का जो सेल है वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन एंट्री एंड अनकोटिंग ऑफ वायरस। तो ये फिगर आई थिंक इधर दिया नहीं है। ओके, ठीक है, तो फ्यूजन इवेंट होता है जिसकी वजह से सेल है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, सॉरी वायरस अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या, तो इसमें एंट्री और अनकोटिंग होने के बाद आई थिंक मैंने एक वीडियो भी भेजा था HIV वायरस के लाइफ साइकिल का, तो वो चेक कर लेना। इन द साइटोप्लाज्म वायरल RNA इज कन्वर्टेड टू DNA। ठीक है, और कौन करता है, ये HIV के पास ही एंजाइम रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। ओके, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाइंड टू tRNA लाइसिन, वो एक टाइप का प्राइमर का जैसे काम करता है और cDNA सिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है, व्हेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज completed,
तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहता है, डबल स्टैंडर्ड cDNA, मतलब बेसिकली डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जनरेट हो जाता है पूरा का पूरा। एंड इसमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स रहते हैं। तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स क्या रहते हैं, इसके लिए एक मिनट। ओके, सो इधर आ जाते हैं हम लोग। सो व्हाट इज एल टी आर्स। तो जैसे ये वायरस ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, वायरल जीनोम आ गया, इसमें गैग, पॉल एंड ई एन वी। ठीक है, तो ई एन वी में जितने भी आपके एंटीजेंस रहते हैं वो ई एन वी प्रोड्यूस करता है। पॉलीमरेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया, इंटीग्रेज आ गया, ये जीन्स होते हैं। और गैग में बाकी के जो प्रोटीन्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रहने चाहिए। ओके, इधर क्या एल टी आर है, एल टी आर मतलब क्या, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट लीनियर। ओके, तो इसमें क्या होता है, यू थ्री आर रहता है और इसमें यू फाइव आर रहता है, उसमें फिर यू थ्री आर ऐड हो जाता है इधर यू फाइव। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से एल टी आर की वजह से ये इंसर्ट हो जाता है इनटू होस्ट का जीनोम। और एक बार इंसर्ट हो गया वायरस, तो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर एच आई वी टू बी कंट्रोल्ड, मतलब एच आई वी को आप मार नहीं पाओगे कभी। ठीक है, तो इधर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये लेटेंट हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो लेटेंट में आप किसी को मार नहीं सकते, मतलब वायरस को मार नहीं पाओगे। ठीक है, अभी इसमें जो वायरस का जो डीएनए है, इट इज़ एक, इसमें वो ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड में आपका जा रहा है। ओके, ओके, ये न्यूक्लिक एसिड में ये न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हुआ और इंटीग्रेट हुआ। अभी क्या होगा, वायरस क्या होगा, जब भी उसको लगेगा कि इट इज द सेल इज अंडर स्ट्रेस, मतलब सेल हो सकता है डाई हो जाए, मर जाए, तो तभी क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, दो टाइप के एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, एक फुल लेंथ रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, आपके गैग पॉलिन भी इसके प्रोटीन्स बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे। ठीक है, और एक वायरल दूसरा जो फुल लेंथ रहेगा वो आपका वायरल आरएनए जीनोम का काम करेगा। ठीक है, एक बार ये सब मिल गए, तो ये क्या हो गया, बडिंग प्रोसेस के थ्रू ये जो वायरस है बाहर निकल जाएगा और दूसरे जो नेबरिंग सेल्स है उसको इन्फेक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का लाइफ साइकिल बताया। ठीक है, और इसमें सबसे जो मेन जो कंसर्न है, जो हम लोग एचआईवी को अभी तक हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए, वो है लेटेंसी। क्योंकि ये जो वायरस है लेटेंट हो जाता है, उसकी वजह से ना इसके ऊपर वैक्सीन का असर होगा, ना इसके ऊपर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का असर होगा। ये जब जब तक ड्रग खा रहे हो तब तक वो चुपचाप बैठा रहेगा, एक बार ड्रग बंद कर दिया तो ये इनिशिएट कर देता है और फिर जो होस्ट है उसको मार देगा। अभी होस्ट को ऐसा नहीं मारेगा, होस्ट के इम्यून सिस्टम को डाउन कर देगा, जिसकी वजह से होस्ट क्या हो जाता है, सस्टेप्टेबल हो जाता है टू अदर इन्फेक्शन। जैसे टीबी होने के चांसेस आजकल काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आया है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, इसकी वजह से हम लोग एच आई वी को एलिमिनेट नहीं कर पाए, नहीं तो आगे क्या बोलते हैं आपके पोलियो जैसे हम लोग एलिमिनेट कर दें। ड्यूरिंग अ प्रोडक्टिव इन्फेक्शन एच आई वी इज रीएक्टिवेटेड एंड कंप्लीशन ऑफ लिटिक साइकिल अकर्स। ठीक है, मतलब लिटिक मतलब बडिंग प्रोसेस से निकल जाता है। ओके, एंड जो एच आई वी है ऑब्वियसली होस्ट का ही सेल का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मशीनरी यूटिलाइज करता है। ठीक है, ओके, सो ये इतना 2 पेजेस का था, ज़्यादा नहीं, 1.5 पेजेस का। और बाकी जो आपको रेफरेंसिंग है वो आपको इधर से मिलेगा, इधर से मिल जाएगा। ठीक है, इधर ये आई जेनेटिक्स रसल से मिल जाएगा। आई थिंक एक और होना चाहिए बट मिल नहीं रहा मुझे। ओके, सो यू कैन यूज़ दिस आराम से। ठीक है, बट पूरा आप ये इधर यूटिलाइज नहीं करोगे, ये खाली आपको डायग्राम देखने के लिए काम ईजी हो जाएगा। एक मिनट है। तो समझ में आया आपको कि ऊपर से गया, बता देना।
एक मिनट। ओके। सो होपफुली सबको समझ में आया रहेगा। खाली 3 लोग हाँ बोल रहे हैं और बाकी लोग सो रहे हैं, है ना? तो 4 लोग। गुड। 11 ही लोग बचे अभी। ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग